अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। शहरी बस आंखें बंद करके खुद को संभालता है। सारा का हाथ अभी भी शहरी के हाथ पर था। ऐसे ही वक्त गुजर जाता है, फिल्म खत्म हो जाती है। चारों बाहर आते हैं। शहरी शुक्र अदा करता है कि फिल्म खत्म हुई। पप्पू, क्यों, कैसी लगी फिल्म तुझे? शहरी गुस्से से देखकर बकवास। पप्पू, मुझे तो बहुत मजा आया। इतना बोलकर वो ताहिरा को देखता है और ताहिरा शर्मा जाती है। शहरी समझ जाता है कि पप्पू ने कुछ तो किया है, मगर चुप रहता है। वहीं सारा चुप थी और शहरी को देख रही थी। शहरी, अब चलें घर? पप्पू, यार पार्टी तो भी रहती है ना, चल कुछ खा पी कर आते हैं। शहरी गुस्से से पप्पू को देखता है, मगर पप्पू फिर इल्तिजा करता है इशारे से। शहरी, बता फिर कहाँ चलें, क्या खाना है? पप्पू, सारा, ताहिरा, तुम भी तो बताओ क्या करना है, कहाँ चलना है? सारा, शहर के बारे में हमें क्या मालूम, आप ही देख लो। फिर चारों एक रिक्शा करते हैं, उसे बताते हैं कि किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में छोड़ दे। चारों रेस्टोरेंट में जाकर थोड़ा बहुत खा कर वापस चलने का इरादा करते हैं। सारा दिल में सोच रही थी कि कैसे बात करे अपने दिल की, मगर शहरी था कि उसे देख ही नहीं रहा था। तभी सारा पप्पू और तायरा को इशारा करती है तो ताहिरा बाथरूम जाने का बोलकर उठ जाती है और पप्पू भी उठ जाता है। उनके जाते ही सारा अपने पर्स में हाथ डालकर एक खत निकालकर शहरी को देती है और कहती है कि एक बार पढ़ लेना प्लीज, इतना मुझ पर एहसान कर देना। शहरी हैरान सा उसे देखता रहता है, मगर सारा के मासूम चेहरे को देखते हुए उसकी आंखों में इल्तिजा की आस देखकर वो खत पकड़कर जेब में रख लेता है। सारा को थोड़ी तसल्ली होती है कि शहरी ने खत लिया, मतलब उसका चांस है। क्या पता उसका खत पढ़कर शहरी को उस पर तरस आ ही जाए। इस खत में सारा ने अपने दिल का सारा हाल बयान कर दिया था। कितने हफ्तों से लिख लिख कर, कागज फाड़ फाड़ कर आहर एक खत लिखा था। इतने ज्यादा जज्बात उसने लिख दिए थे अल्फाजों में कि कोई पत्थर भी हो तो पिघल जाए। मगर शहरी पिघलेगा कि नहीं ये पता नहीं। थोड़ी देर में ताहिरा और पप्पू आ जाते हैं और खाने के पैसे शहरी देता है। फिर सब निकल पड़ते हैं बस स्टॉप की तरफ। यहाँ से बस स्टॉप दूर नहीं था, इसलिए पैदल ही निकल गए। अभी रास्ते में जा ही रहे थे, एक गली से कि अचानक एक औरत के चीखने की आवाज आती है। औरत, बचाओ, कोई मेरी मदद करो, आ बचाओ बचाओ। शहरी आवाज सुनकर आवाज की सिमत में भागता है। गली सुनसान थी और आगे से बंद थी। इस तरफ कोई घर दुकान कुछ भी नहीं था। शायद किसी होटल की बैक साइड थी। शहरी तेज रफ्तारी से भागता हुआ जाता है तो एक अंधेरे कोने में उसे 3 गुंडे दिखते हैं जो एक औरत को पकड़े हुए थे। उनके हाथों में चाकू थे। वो कोई लुटेरे लग रहे थे जो औरत से चाकू की नोक पर जेवरात उतरवा रहे थे। शहरी तेज रफ्तारी से भागते हुए रास्ते में पड़ी हुई एक ईंट उठाकर मारता है जो सीधा एक गुंडे के सर पर लगती है और खून की धार उसके सर से फूट पड़ती है। दूसरा गुंडा चाकू लेकर शहरी को मारने को होता है कि शहरी उसका बाजू हवा में ही पकड़ लेता है और बाजू मरोड़ कर उस गुंडे का दूसरे हाथ का इस्तेमाल करते हुए हवा में उठाकर पटक देता है। तभी तीसरा गुंडा तेज रफ्तारी से चाकू लेकर हमला करता है और एक बार उसका शहरी के बाजू पर लग जाता है, मगर शहरी तो पहलवान था। वो उसकी परवाह किए बिना तीसरे गुंडे को भी पकड़कर जोर से दीवार में उसका सर मार देता है और वो भी ढेर हो जाता है। तीनों को निपटा कर शहरी औरत की तरफ मुड़ता है। वो देखता है कि सामने एक हुस्न की देवी खड़ी है, बिल्कुल दूध जैसा रंग, चमकता चेहरा, शरबती आंखें। उस औरत को देखकर तो शहरी को हूरों का तज़किरा याद आ गया। सपनों की रानी, क्या जबरदस्त जिस्म था। कमीज शलवार में तो और भी हसीन लग रही थी। बाल सार पर बांधे हुए थे। उम्र का अंदाजा लगाना मुश्किल, शायद 30 के आसपास होगी। शहरी टिक टिकी बांध कर उसे देख रहा था। औरत, मन में इसका चेहरा मुझे अपना सा क्यों लग रहा है? आखिर कौन है ये? ऐसे लग रहा है ये मेरा अपना है। शुक्रिया बेटे, तुमने मेरी जान बचाई, मैं बहुत एहसानमंद हूँ। क्या नाम है तुम्हारा? शहरी होश में आता हुआ। जी जी, वो शिराज नाम है मेरा, सब मुझे शहरी कहते हैं। और प्लीज आप शुक्रिया मत कहें, एक तरफ मुझे बेटा बोल रही हैं और फिर शुक्रिया कहकर मुझ पर एहसान कर रही हैं। औरत, तुम वाकई इखलाकी और एक अच्छे घर से हो। यकीनन तुम्हारी माँ कोई अजीम औरत होगी जिसने तुम्हारे जैसा बेटा पैदा किया। शहरी, अरे आप ऐसे ही मेरी तारीफ करने लगी, मैंने तो बस अपना फर्ज अदा किया है।
औरत: नहीं शहरी, आजकल के ज़माने में कौन किसी की मदद करता है। और तुमने तो अपनी जान की बाजी लगा दी। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो तभी उस औरत की नज़र शहरी के बाजू पर लगे जख्म पर पड़ती है। वो जल्दी से अपने दुपट्टे का पल्लू फाड़ कर शहरी के बाजू पर बांध देती है। ये सब होते हुए पप्पू भी वहां पहुंच चुका था और सब देख रहा था। उसे भी शहरी के जख्म को देखकर टेंशन हो जाती है। पप्पू: अरे ये क्या, इतनी चोट लग गई तुझे। शहरी: कुछ नहीं यार, बस खरोच है हल्की सी, तू टेंशन ना ले। पप्पू: चल डॉक्टर के पास चलते हैं। शहरी: अरे जरा सी तो चोट है, इतनी तो लगती ही रहती है। औरत: तुम्हारा दोस्त सही कह रहा है, चलो डॉक्टर के पास, पट्टी करवा लो। शहरी: अरे आपने पट्टी तो कर दी है, अब आपके प्यार और मोहब्बत से बढ़कर कोई दवा थोड़ी हो सकती है। वैसे भी हम लेट हो रहे हैं, हमें गांव वापस जाना है। अगर देर हो गई तो घर वाले परेशान होंगे। औरत: अरे ऐसे कैसे चले जाओगे, तुमने मेरी इतनी मदद की है, मुझे कुछ तो मौका दो खिदमत का। शहरी: अरे नहीं मैडम प्लीज़, हमें सचमुच देर हो रही है, फिर कभी मुलाकात हुई तो ज़रूर आपके हाथ की चाय पीऊँगा। औरत हंसते हुए: ठीक है, याद रखना, वैसे मेरा नाम मैडम नहीं आरफा है। शहरी मुस्कुराकर: ठीक है आरफा जी, अब चलते हैं, इजाज़त दीजिए। फिर शहरी और पप्पू चल पड़ते हैं। गली से बाहर निकलते हैं तो सामने सारा और ताहिरा घबराई हुई सी खड़ी थी। जब से शहरी भागकर गया था, सारा का दिल डर के मारे बैठा जा रहा था। ऊपर से पप्पू दोनों को पीछे आने से मना करके गया था। सारा जब शहरी को देखती है और उसके बाजू पर पट्टी देखती है जिसमें खून लगा हुआ था, वो हड़बड़ा कर शहरी के सीने से चिपक जाती है और रोने लगती है। शहरी के दिल को एक मीठा सा एहसास होता है, मगर अगले ही लम्हे वो सारा को खुद से अलग करके चुप करवाता है। शहरी: अरे सारा, तुम क्यों बच्चों की तरह रो रही हो, बस जरा सी खरोच है, कुछ नहीं हुआ, प्लीज चुप हो जाओ। सारा रोते हुए, आंसू पोंछते हुए: क्या जरूरत थी ऐसी मुसीबत में फंसने की, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता। शहरी के दिल में ये बात बहुत असर करती है कि मेरा क्या होता। एक लम्हे को सोच में पड़ जाता है कि सारा किस हक से इतनी बड़ी बात कह गई जो सीधा शहरी के दिल पर असर कर गई। फिर शहरी उसे चुप करवाता है और बस स्टॉप की तरफ चल पड़ते हैं चारों। बस स्टॉप पर थोड़ी ही देर में बस आ जाती है। बस की सीट फुल थी, इसलिए चारों खड़े हो जाते हैं। सबसे आगे पप्पू, फिर ताहिरा, फिर सारा और फिर शहरी। बस चल पड़ती है। अगले स्टॉप पर और लोग चढ़ जाते हैं बस में और भीड़ हो जाती है। शहरी ना चाहते हुए भी सारा से चिपक जाता है। बस का बार बार ब्रेक मारने से शहरी बार बार सारा से टकरा रहा था, जिससे शहरी के दिल में हलचल शुरू हो गई थी। शहरी को शर्मिंदगी होने लगती है। शहरी चुपचाप घर में घुसता है और जल्दी से सहन की साइड में निकलकर सीढ़ियां चढ़कर अपने रूम में जाता है तैयार होने। उस वक्त अखाड़े की मिट्टी और पसीने की बदबू उसके जिस्म से आ रही थी। जल्दी से कमरे में जाकर कपड़े उतारकर बाथरूम में घुस जाता है नहाने के लिए। नहाने के बाद टॉवल बांधकर रूम में आ जाता है तो सामने बेड पर सफ़ेद कमीज शलवार देखकर समझ जाता है कि ये अम्मा ने आज के लिए रखे हैं और जल्दी से कपड़े पहनकर कमरे से बाहर निकल आता है। सीधा अम्मा के कमरे में जाता है। नसीम, आ गया मेरा लाल, कहकर सीधा शहरी को गले लगा लेती है और अपनी ममता की बरसात उस पर करते हुए उसके माथे को चूमती है। नसीम, जुग जुग जियो मेरे लाल, हमेशा खुश रहो, तुझे मेरी भी उम्र लग जाए, सालगिरह मुबारक हो। शहरी: नहीं अम्मा, आपकी उम्र नहीं चाहिए मुझे, मैं तो सारी उम्र आपके पास रहना चाहता हूँ। नसीम: खुश रहो बेटा, आज इतनी देर कहाँ लगा आया, मैं कब से तेरा इंतज़ार कर रही थी। तुझे तो पता ही है, आज घर पर आमल साहब भी आए हैं, और बता आज तुझे क्या चाहिए सालगिरह पर। शहरी: अरे अम्मा, मुझे सब याद है, वो बस रास्ते में पप्पू मिल गया था, बस बातों बातों में थोड़ा लेट हो गया, और मुझे कुछ नहीं चाहिए सालगिरह पर, सब तो है मेरे पास, फिर क्या मांगूं। नसीम: बेटा तू आज 18 साल का हो गया है, कुछ तो तेरे दिल में आता होगा, कोई तो ख्वाहिश होगी तेरी, बता क्या चाहिए तुझे। शहरी: नहीं अम्मा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपका प्यार चाहिए, हमेशा हमेशा। नसीम इतना सुनकर फिर से गले लगा लेती है शहरी को। उसकी आंखें नम हो जाती हैं और दिल में सोचती है कि कुदरत ने शायद इसीलिए उसे माँ नहीं बनाया, क्योंकि शहरी मेरे लिए ही तो भेजा है ऊपर वाले ने। नसीम: चल जल्दी कर, आमल साहब आने वाले हैं, और जाकर पहले अपने बाबा से, बाकी सबसे मिल ले, सबसे दुआएं ले ले। शहरी: जी अम्मा, मैं अभी जा रहा हूँ। फिर शहरी अपने बाबा यानी मुश्ताक साहब के पास जाता है। शहरी: बाबा सलाम, दुआएं दीजिए मुझे,
کہ آپ کا نام روشن کروں۔ مشتاق: آ گیا میرا شیر، جگ جگ جیو، خوب ترقی کرو۔ تجھے دیکھتا ہوں تو سینہ چوڑا ہو جاتا ہے میرا شان سے۔ پورے گاؤں میں کیا، آس پاس کے کسی بھی گاؤں میں تمہارے جیسا ہونہار اخلاقی لڑکا کوئی نہیں۔ شہری: بابا یہ سب آپ کی اور اماں کی دعائیں ہیں، میں جو بھی ہوں سب آپ کی ہی محنت اور نیک تمنائیں ہیں۔ مشتاق: جیتے رہو بیٹا، بتا آج کیا چاہیے میرے شیر کو سالگرہ پر؟ شہری: ارے نہیں بابا، سب تو ہے میرے پاس، پھر کیا مانگوں؟ مجھے کچھ نہیں چاہیے، بس آپ میرے سر پر اپنا ہاتھ رکھو، اور کچھ نہیں چاہیے۔ مشتاق: مجھے پتا ہے تو یہی کہتا رہے گا، مگر میں نے جو سوچا ہے وہ میں ضرور دوں گا۔ شہری: بابا آپ یوں ہی سوچ رہے ہیں، مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ مشتاق: وہ چھوڑ، جا جلدی پہلے سب سے مل لے، عامل صاحب بس آ رہے ہیں، پھر پڑھنا پڑھانا شروع ہو جائے گا اور بیٹھنا ہے تجھے ہمارے ساتھ۔ شہری: جی بابا میں ابھی جاتا ہوں۔ پھر شہری اپنے منجلے ماموں کے پاس جاتا ہے جو آج کی برسی کی تیاری کر رہے تھے۔ شہری: آداب ماموں جی، اعجاز۔ ارے بیٹا جیتے رہو، سدا خوش رہو، بتا کیا چاہیے تجھے سالگرہ پر؟ شہری: ارے ماموں جان، بس آپ کی نیک تمنائیں کافی ہیں اور کچھ نہیں چاہیے۔ اعجاز: ایسے کیسے نہیں چاہیے؟ اتنا کہہ کر اپنی جیب سے کچھ روپے نکال کر شہری کی جیب میں ڈال دیتا ہے۔ شہری منع کرتا ہے مگر اعجاز زبردستی پیسے دے دیتا ہے۔ پھر شہری اپنے چھوٹے ماموں اسلم کے پاس جاتا ہے جو کہ ابھی اپنے کمرے میں ہی تھا۔ شہری: آداب ماموں جی۔ اسلم: آ گیا میرا شیر، سالگرہ مبارک ہو، بول آج کیا تحفہ چاہیے تجھے شہری؟ شہری: ارے ماموں جی، کیا پہلے آپ نے کوئی کمی رکھی ہے جو مانگوں کچھ؟ اسلم: ارے اب تو جوان ہو گیا ہے، آج 18 سال کا ہو گیا، بتا کیا چاہیے، کچھ بھی مانگ لے۔ شہری: ارے نہیں ماموں جی، کتنا بھی بڑا ہو جاؤں رہوں گا تو آپ کا بچہ ہی۔ تبھی اسلم کی بیوی یعنی کہ ٹینا آ جاتی ہے اور ہنستے ہوئے کہتی ہے: چھوٹی مامی، آج تو گاؤں کی سب لڑکیاں مر ہی جائیں گی ہمارے ہیرو کو دیکھ کر۔ خیر نہیں کسی کی آج، میں تو کہتی ہوں آج آپ شہری کو گھر سے باہر ہی نہ جانے دینا، کیا پتا کسی کی لڑکی اسے دیکھ کر بے ہوش ہو گئی تو آپ کو ہی بولیں گے سب گاؤں والے کہ بھانجے کو سنبھال کر رکھو۔ چھوٹی مامی: ہیپی برتھ ڈے شہری، مینی مینی ہیپی ریٹرنس آف دی ڈے۔ اور تو اپنے ماموں کی جیب ڈھیلی کروا دل کھول کر، تجھ سے خرچ نہیں ہوں گے تو میں کر لوں گی، ہا ہا ہا۔ شہری: تھینکس مامی جی، مگر آپ ایسے ہی میری ٹانگ کھینچتی رہتی ہو لڑکیوں کی بات کر کے، مجھے نہیں دیکھنا کسی کو، اور پیسے میرے پاس پہلے ہی ہیں، آپ سب دیتے رہتے ہیں مگر میں خرچ کروں بھی تو کہاں، ایسے ہی پڑے رہتے ہیں۔ چھوٹی مامی حیرانی سے: کیا تو پیسے خرچ نہیں کرتا؟ ارے بدھو، ہم تجھے دیتے ہیں خرچ کرنے کو اور تو ایسے رکھے رہتا ہے۔ چل بچو، اب میں بتاتی ہوں تجھے کہ خرچ کیسے کرتے ہیں، اگلے ہفتے تجھے شہر لے جا کر شاپنگ کرواتی ہوں۔ اسلم: لے جانا اور جتنا پیسہ چاہیے ہو میری جیب سے لے جانا، مگر ابھی باتیں چھوڑو، عامل صاحب آ رہے ہوں گے۔ چلو جلدی۔ پھر تینوں کمرے سے نکل کر صحن میں آنے لگتے ہیں تو شہری جمیلہ مامی سے ملنے کا بول کر ان کے کمرے کی طرف نکل جاتا ہے۔ کمرے کا دروازہ کھلا تھا۔ شہری جیسے ہی کمرے میں گھسنے لگتا ہے اچانک وہ جمیلہ سے ٹکرا جاتا ہے جس کی وجہ سے جمیلہ گر جاتی ہے۔ جمیلہ کے ہاتھ میں برتن پکڑے تھے جو جمیلہ کے اوپر ہی گر جاتے ہیں اور اس کے کپڑے گندے ہو جاتے ہیں۔ جمیلہ اس سب سے اچانک غصے میں آ جاتی ہے اور کہتی ہے: جمیلہ اندھا ہے کیا، دیکھ کر نہیں چل سکتا، میرے کپڑے خراب کر دیے، کتنی بار کہا ہے صبح صبح اپنی منحوس شکل مجھے مت دکھایا کر، جب بھی سامنے آتا ہے کچھ نہ کچھ نقصان ہو جاتا ہے، پتہ نہیں کب پیچھا چھوٹے گا منحوس سے۔ شہری یہ سن کر دکھی ہو جاتا ہے، وہ تو نیک تمنائیں لینے آیا تھا اور یہ کیا ہو گیا، اس کی اپنی غلطی ہے، کیوں اتنی جلدی میں آیا، کیا ہو جاتا، دیکھ کر آرام سے چلنا چاہیے تھا۔ شہری: مامی جی غلطی ہو گئی، معاف کر دیجئے، میں تو آپ سے دعائیں لینے آیا تھا، آج پیدائش کا دن ہے میرا۔ جمیلہ غصے سے: غلطی ہو گئی؟ ارے غلطی تو ہم سے ہوئی ہے کہ تجھے اس گھر میں لے آئے، زندگی جہنم بنا دی تو نے میری، اور کون سا دن، کیسی دعائیں، اپنی پیدائش کے دن پر ہی اپنے نانا نانی کو اور اپنے ماں باپ کو کھا گیا اور مجھ سے دعائیں مانگ رہا ہے، منحوس کہیں کا۔ یہ بات سن کر جیسے شہری کا کلیجہ پھٹ گیا، جیسے اس کے کانوں میں کسی نے جلتا ہوا تیل ڈال دیا ہو، اس کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگتے ہیں، منہ سے ایک لفظ نہیں نکلتا، اس کی ٹانگیں جیسے اس کا اپنا ہی وزن اٹھانے میں ناکام ہو رہی تھی، اس کا دل کیا کہ ابھی اسے زمین نگل لے۔ یہ سب باتیں شہری کے علاوہ کسی اور نے بھی سن لی تھی۔
जो शहरी के पीछे ही आ रही थी। वो थी शहरी की छोटी मामी टीना, जो जमीला को लेने ही आ रही थी। दरअसल उसे पता था कि सुबह सुबह जमीला को शहरी का चेहरा देखना पसंद नहीं। आज शहरी की सालगिरह का दिन है, कहीं जमीला कुछ उल्टा सीधा ना कह दे। और वही हुआ जो वो नहीं चाहती थी कि हो। टीना भाग कर जमीला को खामोश करवाती है। टीना, बाजी खामोश हो जाएं प्लीज, घर में आज बरसी है, आमल साहब आ गए हैं, किसी ने सुन लिया तो खामखा घर का माहौल बिगड़ जाएगा। आप प्लीज खामोश हो जाएं। शहरी तू चल मेरे साथ, और बाजी आप जल्दी आएं बाहर। टीना जानती थी कि जमीला की बातें सुनकर शहरी के दिल पर क्या गुजर रही होगी। बेचारा बिना किसी कसूर के जमीला से ऐसी जली कटी सुनता रहता है, मगर अभी फिलहाल उसे किसी भी तरह संभालना होगा। शहरी को लेकर अपने रूम में जाती है। टीना, शहरी चुप हो जा, अब तू छोटा बच्चा नहीं, पूरा गबरू जवान हो गया है। क्या अच्छा लगता है तेरे जैसे हट्टे कट्टे पहलवान की आंखों में आंसू? चुप हो जा। शहरी तो बस आंखों से आंसू बहाए जा रहा था, मुंह से एक अल्फाज भी नहीं निकल रहा था। उसके कानों में जमीला के अल्फाज गूंज रहे थे। टीना, देख आज तेरी सालगिरह का दिन है, आज के दिन कोई रोता है क्या? जल्दी से चुप हो जा, अपना हुलिया ठीक कर। बाजी ने देख लिया तो पता नहीं क्या होगा, प्लीज चुप हो जा। मगर शहरी तो जैसे अभी भी उन्हीं अल्फाजों के जाल में फंसा हुआ था। उसे छोटी मामी की कोई बात सुनाई ही नहीं दे रही थी। फिर टीना शहरी को पानी का गिलास पिलाती है। छोटी मामी, शहरी प्लीज कंट्रोल योरसेल्फ। अगर बाजी ने देख लिया तो उनके दिल पर क्या गुजरेगी? मेरी नहीं तो बाजी की परवाह कर ले थोड़ी सी, क्या गुजरेगी उनके दिल पर तुझे यूं रोता देखकर? तुझे बाजी की कसम, चुप हो जा। इतना सुनते ही जैसे शहरी नींद से जागता है और अपने आंसू साफ करते हुए कहता है। शहरी, नहीं मामी जी, मैं बिल्कुल नहीं रोऊंगा। माँ को मैं दुखी नहीं देख सकता, वो तो मेरा सब कुछ है। कहानी अभी जारी है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।